नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। मैं हूं आपके साथ अनूप मिश्रा। दोस्तों, आज एक हम बहुत गहरे मुद्दे पे बात करेंगे। अक्सर करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा छाया हुआ है, आजम खान। दोस्तों, आजम खान सीतापुर जेल से छूट करके आए हैं। उनका एक काफिला करीब 100-200 गाड़ियों का उनके साथ सीधे रामपुर पहुंचता है। वो अपने परिवार के साथ समय गुजारते हैं और इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सारे राजनीतिक दलों की जो है आवाज़ें उठनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे मीडिया, पत्रकार उनकी बाइट के लिए, उनका इंटरव्यू के लिए लगातार उनसे संपर्क में रहते हैं। और इसके बाद आपको बता दें, शुरू होता है आजम खान का इंटरव्यू वाला सिलसिला। और ये इंटरव्यू वाला जो सिलसिला चलता है वो देश के नामी गिरामी लगभग सभी चैनलों पे चलता है। उनके पॉडकास्ट किए जाते हैं, उनका इंटरव्यू होता है। यहां तक कि आपको बता दें, उनके आंसू भी पोंछे जाते हैं पत्रकार के द्वारा। ये कोई छोटी बात नहीं होती है दोस्तों। एक पत्रकार द्वारा उनके आंसू भी पोंछे जाते हैं, उनके हिसाब से सवाल भी पूछे जाते हैं और अंत में होता क्या है कि वो अपनी सारी दुख दर्द कैमरे पर बयान करते हैं। इस तरीके से रोना रोते हैं जैसे वो इतने दीनहीन थे कि उनके ऊपर सारा अत्याचार इस देश की सरकार ने किया। और अत्याचार इतना था कि उनको न खाना मिलता था, न इनको पानी मिलता था, और वो बिल्कुल निर्दोष थे। यानी एकदम जैसे एक छोटे बच्चे जिसके ऊपर अत्याचार हुआ, जैसे अंग्रेजों ने अत्याचार किया, मुगलों ने अत्याचार किया, उस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन पर अत्याचार किया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सब कुछ ऐसे ही हो गया? क्या आजम खान के ऊपर सैकड़ों मुकदमे ऐसे ही हो गए? उनकी कोई गलती नहीं थी। तो थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलते हैं। यही आजम खान थे जिनके नाम का सिक्का चलता था। उन्होंने खुद अपने एक वीडियो में बताया कि यदि आजम खान नहीं आते थे तो 4 घंटे लेट से शुरू होती थी कैबिनेट की बैठक। यानी वो 4 घंटे यदि लेट होते थे, यदि आजम खान नहीं आते थे तो कोई भी कैबिनेट नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश सरकार में भारी भरकम जो विभाग थे, चाहे वो नगर विकास हो, चाहे वो जलकल हो, जिसमें ठीक ठाक पैसा होता था, वो सब आजम खान के पास थे। और ये सिलसिला काफी लंबा रहा। यानी कि इतना था कि आजम खान की जो हैसियत थी समाजवादी पार्टी के सरकार में, मुलायम सिंह के जीवित रहते, वो किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं थी। यानी कभी आजम खान नाराज भी हो जाते थे तो मुलायम सिंह जो मुख्यमंत्री थे वो उनको मनाने जाते थे। और किसी दूसरे नेता की तो हैसियत ही नहीं थी कि उनके बारे में कुछ बोल दे। और इसका असर यह हुआ कि आजम खान की तुनक मिजाजी और उनकी बदतमीजी लगातार बढ़ती गई। उन्होंने लगातार लोगों को अपमानित करना शुरू किया, लोगों के साथ अत्याचार शुरू कर दिया। और यह मामला तब बढ़ता है जब रामपुर में वो एक जौहर यूनिवर्सिटी बनवाते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी तो दोस्तों आप जानते हैं कोई छोटी जमीन पे तो नहीं बनेगी ना, उसके लिए एक बहुत बड़ी जमीन होनी चाहिए। और उस जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको उस जमीन को खरीदना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उसमें वो कद्दावर मंत्री के रूप में जाने जाते थे। तो सिलसिला शुरू हुआ कि जहां पर उनको जौहर यूनिवर्सिटी बनानी थी, वहां पर उन्होंने जमीन को खरीदना शुरू किया। और जमीनों को भी खरीदा उन्होंने औने पौने दामों में। जो दे देता था उसे ले लेते थे, जो नहीं देता था उसे जबरदस्ती लिखवा लेते थे। ऐसे ही कई सारे मामले हुए और लोगों की आवाज को दबा दिया गया और लोगों की जमीनों को जबरदस्ती के साथ औने पौने दामों में खरीद ली गई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उनके साथ साथ के उनके जो सुपुत्र हैं अब्दुल्ला आजम हैं, और उनके दूसरे पुत्र के द्वारा भी रिजॉर्ट के नाम पर भी काफी जमीनों की धोखाधड़ी की गई। अब आपको सुनाते हैं एक ऐसे व्यक्ति का वीडियो जो आजम खान के ही शहर रामपुर का रहने वाला है। वो क्या कह रहा है, आइए सुनते हैं। एक किसान थे जिनकी जगह जौहर यूनिवर्सिटी में आ गई थी। 2-2.5 बीघे जगह रही होगी उनकी। तो आजम खान ने चारों तरफ की सारी जगह ख़रीद ली थी, बीच में उनकी जगह फंस गई। तो एक बार वो अपनी ज़मीन को देखने के लिए गए होंगे कि मेरी ज़मीन पे कोई बिल्डिंग बन गई है या अभी खाली पड़ी है। तो ये आज़म खान की नज़र उस आदमी पे पड़ी, चूँकि वो अपने सहन में बैठे हुए थे। दूर उन्होंने देखा कि कोई शख्स जा रहा है और एक अननोन सा आदमी लग रहा है। तो अपने गार्ड्स को दौड़ा के उन्होंने कहा, पकड़ के लाओ इसको, कौन आदमी टहल रहा है यूनिवर्सिटी में, ये स्टूडेंट तो नहीं लग रहा है। तो उसको पकड़ के लाए गार्ड्स और आज़म खान के सामने जब पेश किया तो आज़म खान ने कहा, कैसे आए यूनिवर्सिटी में?
तो बोले साहब मैं ज़मीन देखने के लिए आया था। बोले तेरी ज़मीन है यहाँ पर? तो बोले जी साहब है। अभी तक तूने बेची नहीं है? बोले साहब वो पैसे बहुत कम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची मैंने। तो उससे बोले मुर्गा बन। तो वो थोड़ा हिचकिचाया, तो आज़म खान ने पास में एक डंडा पड़ा हुआ था, वो उठाकर ज़मीन पर 2-3 बार ज़ोर ज़ोर से मारा। बोला मुर्गा बन रहा है या तेरी कमर पे मारूं? तो वो आदमी मुर्गा बना। उसके बाद उससे बोले कुकड़ू को लगा। उससे कुकड़ू को लगवाई और फिर भी इनका दिल नहीं भरा, तो गिन के 10 ईंटें उसकी कमर पे रखी। उसका सीना ज़मीन से लग गया। तब उनके बराबर में बैठे हुए कोई शख्स थे, उन्होंने वो ईंटें फेंकी उसकी कमर पे से और कहा साहब आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो मर जाएगा। तो आज़म खान बोले भाई तुम नहीं जानते, ये आलियागंज के किसान हैं, इनको सबक ऐसे ही सिखाया जाएगा। अब ये जाकर पूरे गांव को बताएगा कि आज़म खान ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। तो ये जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, वरना तो ये हमारी यूनिवर्सिटी को बेच के खा जाएंगे आलियागंज के लोग। ये जवाब आज़म खान का था। इतनी ज़ातियाँ कि रूह काँप जाएगी आपकी। वो दौर रामपुर के लोगों ने देखा और मुसलमानों ने। आज वो अपने आप को मज़लूम पेश कर रहे हैं। हम भी मान रहे हैं कि ठीक है, जो आज़म खान ने किया उसकी सज़ा उनको ऊपर वाले ने दी है। जो उन्होंने बोया वो काट रहे हैं। 5 साल की लंबी सज़ा काटी है। मुझे 2-3 बार जेल में डाला गया। मेरी मार्केट पे बुलडोज़र चलाया गया। मेरी मशीनों के लाइसेंस कैंसिल किए गए। मेरे घर की बिजली काटी गई। मेरे फ्रूट ट्रेडिंग के लाइसेंस कैंसिल किए गए। स्क्रैच से हमें बर्बाद कर दिया था। वो तो कोर्ट नहीं होते तो शायद अब तक हम मर चुके होते। तो देखिए किस तरीके से दोस्तों इस व्यक्ति ने अपने दर्द बयान किया। यानी कि एक व्यक्ति जिसकी वो जमीन होती है, उसके साथ आजम खान स्वयं कितना बड़ा अत्याचार करते हैं। और वो कोई हिंदू नहीं होता है, वो मुसलमान ही होता है। और आपने देखे होंगे कि जितने भी सुने होंगे कि जितने भी मुकदमे आजम खान के ऊपर हैं, उसमें ज्यादातर मुसलमानों के द्वारा किए गए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आजम खान क्या अपराधी नहीं थे, जो वो हमेशा ये अपनी एक रोना कैमरे पे रोते रहते हैं कि मेरे साथ अत्याचार हुआ। यही नहीं, हम आपको थोड़ा सा और बताते हैं। मुजफ्फरनगर में 2 जाट लड़कों की हत्या की जाती है। हत्या इसलिए कर दी जाती है कि वो अपनी बहन के साथ हो रहे छेड़खानी को नहीं बर्दाश्त करते हैं और उसकी शिकायत लेकर उसके घर जाते हैं। इसके बाद मामला थाने पहुंचता है और थाने में आजम खान का फोन पहुंचता है कि वो हमारे जात धर्म के लोग हैं, वो मुसलमान हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद क्या होता है ये सभी जानते हैं कि मुजफ्फरनगर का ऐसा दंगा होता है, सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, सैकड़ों लोगों का घर बार छूट जाता है और इसका जो खामियाजा है वो उत्तर प्रदेश की सरकार को भी भुगतना पड़ता है। अंत में क्या होता है कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी की सरकार है वो नहीं बन पाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तब शुरू होता है दोस्तों आजम खान के जो गुनाह होते हैं उनका काला चिट्ठा। योगी सरकार के द्वारा लगातार उनकी फाइलें खुलवाई जाती हैं। वहां पे जो लोग FIR कराने गए थे, जिन्होंने मुकदमा दायर कराया था, उनकी सुनी जाती है, वो FIR दर्ज होती है और इसके बाद वो जेल जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या कोई अपराधी सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वो मासूम हो जाता है? यानी कि हम कुछ भी करें, कितना भी बड़ा अत्याचार के, कितने भी बड़ी हत्याएं कर दें, कितना भी बड़ा गलत काम कर दें और हम अपने जाति और धर्म का कार्ड खेल करके साफ साफ बच जाएं, कि यही हमारे संविधान देता है हमको? ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारा संविधान सबको बराबर का हक देता है। एक अपराधी को अपराधी की नज़र से ही देखना चाहिए। लेकिन कुछ हमारे राजनीति के जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं, और वो भूल जाते हैं कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, वो किसी धर्म और जाति का नहीं होता है। वो बराबर संविधान और कानून के हिसाब से वो अपराधी होता है और उसी हिसाब से उसको सजा भी मिलनी चाहिए। दोस्तों आप देखते रहें सरकारी मंथन। आगे मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।